everybody, this is Preeti Sharma and welcome to Shilpreeti Learning. Today, the next topics for my microeconomics are positive and normative economics and then microeconomics and macroeconomics. इसके पहले 2 वीडियोस बनी हैं जिसमें हमने इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स, स्कार्सिटी एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम और उसके रीजंस के बारे में पढ़ा. आज हमें ये 2 टॉपिक्स कवर करने हैं, तो स्टार्ट करते हैं. फिर पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, इसका मीनिंग क्या है, हमें ये पढ़ना है. उसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ना है, उसके डिफरेंस के बारे में पढ़ना है. तो पहले ये समझते हैं कि किसी भी सिचुएशन में, इन एनी सिचुएशन, 2 तरीके से बातें होती हैं. पहला कि उस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जा रहा है और दूसरा उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए. अगर हम सीधे सीधे देखें तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स सिंपली हमें ये बताता है कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स से हमें सिंपल ये पता चलता है कि किसी भी सिचुएशन में क्या चल रहा है, उसको सही करने के लिए किस तरीके के स्टेप्स लिए गए हैं. ठीक है, किस तरीके के स्टेप्स लिए गए थे और आगे किस तरीके के स्टेप्स लिए जाएंगे. मीन्स ये सीधे सीधे बताता है कि क्या हो रहा है. ठीक है, इसमें कोई जजमेंट नहीं होता. जजमेंट का मतलब ये अपने आप से कोई सजेशन नहीं देते, जो चीज़ें हो रही हैं वही चीज़ें सीधे सीधे बताते हैं. इकोनॉमिक्स का मीनिंग यही होता है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स. और नॉर्मेटिव में क्या होता है, ये अपनी तरफ से सजेशंस देते हैं कि इकोनॉमी में जो प्रॉब्लम चल रही है उसे हमें किस तरह हैंडल करना चाहिए. और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हमें बताते हैं कि इकोनॉमी में जो प्रॉब्लम है उसे हम किस तरह हैंडल कर रहे हैं. तो इन दोनों के डिफरेंस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. पढ़ते हैं, पहले पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ते हैं. इसमें सबसे पहला पॉइंट है, डज नॉट गिव वैल्यू जजमेंट. इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कोई जजमेंट नहीं देता, कोई सजेशन नहीं देता. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया एक पॉपुलेटेड कंट्री है. ठीक है, इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है. तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स सिंपली स्टेट इंडिया इज़ अ पॉपुलेटेड कंट्री. ठीक है, उसके बाद प्राइजेस अगर बढ़ रहे हैं तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स सीधे सीधे ये बोलेगा कि प्राइजेस आर राइजिंग. ठीक है, इससे ज़्यादा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स नहीं कहते. ठीक है, नेक्स्ट इज, इसमें क्या है, डील्स विद व्हाट आर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड हाउ आर दे एक्चुअली सॉल्व. ये वही लाइन है. यहाँ पे क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है ये हमें पता चलता है और उसे किस तरीके से सॉल्व किया जा रहा है. हाउ आर दे एक्चुअली सॉल्व, किस तरीके से सॉल्व किया जा रहा है. ठीक है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में यही होता है. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में भी 2 पॉइंट है. सबसे पहला पॉइंट जो है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का जस्ट अपोजिट है, गिव वैल्यू जजमेंट. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में कोई जजमेंट नहीं था, इसमें ये सजेशन वैल्यू जजमेंट देते हैं. ठीक है, ये बताते हैं कि किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए. जैसे कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स ने बोला कि पॉपुलेटेड कंट्री है इंडिया. नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स विल से इंडिया शुड नॉट बी ओवर पॉपुलेटेड. ठीक है, ये एक सजेशन है. नेक्स्ट, प्राइसेस आर राइजिंग. ये था पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का स्टेटमेंट. और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स विल से प्राइसेस मस्ट नॉट राइज, प्राइसेस को नहीं बढ़ना चाहिए. ठीक है, तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में बेसिकली सजेशन मिलता है. ठीक है, डील्स विद व्हाट ऑट टू बी और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व्ड. इसमें है कि किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं. ठीक है, किस तरीके से चीज़ों को होना चाहिए और इकोनॉमिक प्रॉब्लम को किस तरीके से हमें सॉल्व करना चाहिए. ये आता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के अंदर. तो इन दोनों के बीच में बेसिकली यही डिफरेंस है. एक बार हम रिवाइज करते हैं. इकोनॉमिक्स को जब हमने पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव में डिवाइड करा तो हमें इसमें क्या पॉइंट्स मिले. सबसे पहले पॉजिटिव में मिला व्हाट इज, क्या है, व्हाट वाज, ठीक है, एंड व्हाट विल बी. ये चीज़ें हम पढ़ते हैं पॉजिटिव में. और नॉर्मेटिव में हम पढ़ते हैं व्हाट ऑट टू बी. नेक्स्ट हम इसमें पढ़ते हैं व्हाट शुड हैपन, क्या होना चाहिए. ठीक है, एंड नेक्स्ट इसके बाद हम पढ़ते हैं व्हाट शुड हैव हैपन, क्या होना चाहिए था. ठीक है, बेसिकली इसमें ही मिलता है हमें सजेशन या वैल्यू जजमेंट कह सकते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के अंदर. ठीक है, सो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स के जो अदर 2 कैटेगरीज हैं, जो बेसिकली सब्जेक्ट भी है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें से माइक्रो भी पढ़ रहे हैं हम और मैक्रो हमारी नेक्स्ट क्लास में. तो उसके बारे में पढ़ते हैं. Here comes the next topic, microeconomics and macroeconomics. माइक्रोइकोनॉमिक्स में सबसे पहले हमें पढ़ना है कि इसका फाउंडर कौन है. तो अदाम स्मिथ इज सेड टू बी द फाउंडर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. अदाम स्मिथ ने माइक्रो इकोनॉमिक्स वाली फील्ड को फाउंड किया था. और माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो माइक्रो वर्ड है ये आया है एक ग्रीक वर्ड से जो है माइक्रो. ठीक है, इसका मीनिंग होता है स्मॉल. तो ग्रीक वर्ड माइक्रो जिसका मीनिंग है स्मॉल, इससे डिराइव हुआ है माइक्रो और इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स. ठीक है,
माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्मॉल यूनिट्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि कोई इंडिविजुअल कस्टमर, कोई इंडिविजुअल फर्म, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसके अंदर हमें ये स्टडी करनी होती है। इट बेसिकली हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी की जो फंक्शनिंग है उसको समझने में माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारी हेल्प करता है। किस तरह से हेल्प करता है? अगर हम डिमांड और सप्लाई की बात करें, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के बहुत मेन टूल कहे जाते हैं, तो अगर हम उसकी बात करें तो किसी भी प्राइस को अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस गिरता है या राइज होता है, बढ़ता है, तो इससे हम डिसाइड करते हैं कि एक इंडिविजुअल पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मार्केट में किसी प्रोडक्ट का प्राइस गिरता है तो उसकी जो डिमांड होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है, लोग उससे खरीदना ज़्यादा शुरू कर देते हैं। तो इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से डिसीजन ले रहा है, क्या उसका रिएक्शन है इकोनॉमिक में नए नए चेंजेस की वजह से। तो इन सारी चीज़ों को हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी करते हैं, ठीक है। तो हम इसमें ये कह सकते हैं कि इट डील्स विद द एनालिसिस ऑफ बिहेवियर एंड इकोनॉमिक एक्शन ऑफ स्मॉल एंड इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। और स्मॉल और इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ इकोनॉमी क्या होंगे? इंडिविजुअल में कंज्यूमर्स आ जाएंगे, कोई फर्म आ जाएगा, या ग्रुप ऑफ इंजीनियर्स भी कह सकते हैं, ये सारी चीज़ें। तो अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमें इसकी डेफिनेशन, इसके मेन टूल्स और एक इसका अदर नेम है वो पढ़ना है। तो डेफिनेशन तो है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ एन इकोनॉमी। इकोनॉमी के इंडिविजुअल यूनिट्स के जो भी बिहेवियर है इकोनॉमी में चेंजेस की वजह से, उसको हम स्टडी करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है। और इसके मेन टूल डिमांड और सप्लाई है, मेनली ये स्टडी करते हैं हम इसमें, और इसको हम प्राइस थ्योरी भी बोलते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक कम्स मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें पढ़ना है। ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, इसके ये बुक है हमारी, मीन्स 11th में हमें इसके बारे में पढ़ना है, तो इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसकी बस हमें डेफिनेशन अभी जाननी है, बाकी जो उसकी आगे की स्टडी है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो लेट्स गो। हेयर कम्स मैक्रो इकोनॉमिक्स। सिमिलरली जैसे माइक्रो का जो माइक्रो वर्ड था वो ग्रीक से लिया गया था, वैसे ही मैक्रो में भी मैक्रो वर्ड एक ग्रीक वर्ड है, वहाँ से इसे डिराइव किया गया है, ठीक है, जिसका मीनिंग होता है लार्ज। माइक्रो में हम स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट्स पढ़ रहे थे, मैक्रो में हम पूरी इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं, पूरा एक एग्रीगेट लेके चलते हैं, ठीक है। सो इट डील्स विद द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है उस पर ये डिपेंड करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। इसमें हम इकोनॉमी के कुछ प्रॉब्लम्स पढ़ते हैं, जैसे कि इन्फ्लेशन वाली प्रॉब्लम्स, रिसेशन वाली प्रॉब्लम्स, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी करते हैं, क्योंकि ये पूरी इकोनॉमी को साथ में लेके चलता है, पूरी इकोनॉमी की स्टडी है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं पहले। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। एग्रीगेट ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल, पूरी इकोनॉमी की स्टडी होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है। पूरी इकोनॉमी का बिहेवियर इसमें देखा जाता है, और इसके जो मेन टूल्स हैं वो एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई है। जैसे माइक्रो के थे एग्रीगेट, माइक्रो के डिमांड एंड सप्लाई थे, वहाँ यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई है, क्योंकि माइक्रो में हम एक कंज्यूमर लेके चलते हैं, एक फर्म लेके चलते हैं, यहाँ पे हम पूरी इकोनॉमी को साथ में लेके चलते हैं, ठीक है। और इसका दूसरा नेम है इनकम थ्योरी, इसको इनकम थ्योरी भी बोलते हैं। तो माइक्रो और मैक्रो को इन दोनों की डेफिनेशन और इनके मेन टूल्स वगैरह हमने पढ़ लिए। नेक्स्ट हमें इनका इंटरडिपेंडेंस पढ़ना है कि ये दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, पर वो कैसे हैं ये देखते हैं। यहाँ पे है इंटरडिपेंडेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये दोनों आपस में कैसे इंटरडिपेंडेंट है। सबसे पहले माइक्रो और मैक्रो में देखते हैं कि माइक्रो मैक्रो पे कैसे डिपेंड होता है। तो एक लॉ हमें पढ़ना है, आगे चल के हम पढ़ेंगे, उसे लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं कि जैसे जैसे कमोडिटी की प्राइसेस बढ़ती है डिमांड कम हो जाती है, जब अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहते हैं तब। तो इस केस में जहाँ पे कमोडिटी की प्राइस बढ़ रही है और उस कमोडिटी की डिमांड उसके रिस्पेक्ट में कम होती जा रही है, इसको हम एक इंडिविजुअल को लेके तो देखेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हम इसमें ग्रुप ऑफ पीपल देखते हैं, सिर्फ एक की बात नहीं है, यहाँ पे पूरे ग्रुप ऑफ पीपल को देख के चलेंगे ना, क्योंकि अगर प्राइसेस में कम है तो बहुत सारे लोग हैं जो उसकी डिमांड कम कर देंगे। तो देखा जाए तो लॉ ऑफ डिमांड माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं, बट कहीं ना कहीं हम एग्रीगेट ऑफ पीपल को लेके चल रहे हैं, इसीलिए माइक्रो जो है मैक्रो पे डिपेंड है, ठीक है, क्योंकि मैक्रो पढ़ता है एग्रीगेट ऑफ पीपल के बारे में और माइक्रो सिर्फ इंडिविजुअल यूनिट्स पढ़ता है। तो लॉ ऑफ डिमांड जो है ग्रुप ऑफ पीपल को स्टडी करने के बाद ही डिराइव हुआ, ठीक है, सिर्फ एक पर्सन के बिहेवियर को लेके तो हमने लॉ ऑफ डिमांड नहीं बनाया था। तो माइक्रो जो है मैक्रो पे इस तरीके से डिपेंड हुआ। नेक्स्ट मैक्रो माइक्रो पे कैसे डिपेंड होता है, जो हमारी कंट्री की नेशनल इनकम होती है, जो नेशनल इनकम हम निकालते हैं, नेशनल इनकम कहीं ना कहीं हर इंडिविजुअल पर्सन की इनकम को ऐड करके निकाला जाता है। तो इस तरीके से मैक्रो माइक्रो पे डिपेंड हुआ।
तो देखा जाए तो दोनों आपस में इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है, इंडिपेंडेंट नहीं है, इंटरडिपेंडेंट है। तो इसीलिए इन दोनों को इंटरडिपेंडेंट कहा जाता है, और सिर्फ एक की स्टडी ही हमारे लिए काफ़ी नहीं है, और सिर्फ एक ही इनफ नहीं है। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक ख़त्म। अब नेक्स्ट क्लास में हम सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, जहाँ से क्वेश्चंस भी आते हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है। और कह सकते हैं कि इस चैप्टर का सबसे मेन पार्ट वही है, क्योंकि अभी तक सिर्फ इंट्रोडक्शन चल रहा था, बेसिक चीज़ें जो हमें समझनी थी हमने वो समझा। अब हमारे चैप्टर्स की इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी हमें पढ़ना है, उसके बाद हमें पीवीसी पढ़ना है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टेक केयर, गुड बाय।